जैन साथी, आज हम पॉलिटी में सुकरात के बाद प्लेटो पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी कल हम लोगों ने सुकरात के बारे में पढ़ा था। सुकरात, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो ये सुकरात का ही स्टूडेंट था, शिष्य था प्लेटो। तो चलो देखो, मेरा क्या कोशिश रहता है, जितना मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया उसका हल्का सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन करते सुकरात, आखिर सुकरात के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, हल्का सा रिवीजन करते हुए प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवीजन करने से क्या होता है ना, एक लिंक बन जाता है, कनेक्टिविटी मिल जाता है कि सुकरात के बारे में क्या पढ़ाया था और उसके बाद क्या पढ़ाना है, वो आप लोगों से कनेक्शन बन जाता है ना। इससे क्या होता है, पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, जैसे कनेक्शन बन जाता है। तो चलो, सुकरात के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग के बारे में, सुकरात के बारे में क्या पढ़ाया था। सुकरात एक निरक्षर व्यक्ति था, निरक्षर व्यक्ति था, बोल के बताया था। तो सुकरात के बारे में आपको क्या पढ़ाया था, तो सुकरात स्वयं एक निरक्षर व्यक्ति था, है ना, लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो कैसा व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था। और बुद्धिमान व्यक्ति था और बुद्धिमान व्यक्ति था, इसका समस्या क्या था, इसकी समस्या था सोफिस्टो से, इसकी समस्या सोफिस्टो थी। और इसका दर्शन शैली क्या थी, तो इसका दर्शन शैली प्रश्नोत्तर को ही कहा जाता है द्वैनात्मक, है ना। और इसकी मृत्यु हुई थी जहर पीने से, 70 वर्ष की आयु में जहर पीने से। इस 3 पॉइंट को हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिव। देखो, पहले क्या था, इसकी समस्या क्या था, सोफिस्टो। ये सोफिस्ट क्या था, तो सोफिस्ट एक प्रकार का प्रजाति हुआ करता है ना, घूम करके जानकारी दिया जाता था, है ना। सोफिस्ट क्या करते थे, घूम कर अपना ज्ञान दिया करते थे, जहाँ पर जो पब्लिक हुआ करती थी उसको ज्ञान देते। लेकिन ज्ञान कैसा देता था, देखो ये ज्ञान क्या देता था, देखो सत्य क्या है, तो सत्य वही है जो मानव के इंद्रियों को, मानव के ज्ञान इंद्रियों को, अंदर आत्मा को जो सुख प्राप्ति मिले, है ना, जो सुख प्राप्ति मिले वही अंतिम रूप से सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई आइसक्रीम है, आइसक्रीम का क्या सत्य है, इसका क्या मतलब करता है, तो आइसक्रीम जो खाता है ना, जो मतलब आइसक्रीम खा रहा है तो उसे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए आइसक्रीम में जो एक ऐसी वस्तु है जो बहुत अच्छा है। लेकिन उसी आइसक्रीम को ठंड के दिन में कोई व्यक्ति खाता है, उससे सर्द हो जाता है ना, सर्दी हो जाती है, तो क्या होता है कि अभी के लिए, इस मौसम के लिए आइसक्रीम खराब है, तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए क्या सत्य निकला कि आइसक्रीम खराब वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल चोरी, है ना, चोर चोरी करता है, तो जैसे ही वो चोरी करता है, वो अपने पेट पालने के लिए चोरी किया, तो चोरी क्या, तो बोला कि अब मुझे अंदर आत्मा को सुखी मिला, है ना, अंदर से सुखी मिला कि आज मैंने बहुत मोटा चोरी किया, इसलिए चोरी, है ना, मोटा चोरी किया, और मुझे मेरा जो पेट का खर्चा वो निकल जाएगा, मेरा आज का खर्चा निकल जाएगा। तो जो चोर है वो चोरी किया, उसे कैसा अनुभव लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव लगा। और एक व्यक्ति है, उसी के घर में चोरी हुआ था, है, उसी के घर में चोरी हुआ, वो क्या बोलता है कि चोर ने मेरे घर से सामान चोरी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, कुछ पैसे चोरी कर लिए, है ना, कुछ ज्वेलरी चोरी कर लिया। तो उस व्यक्ति के लिए, जिस घर में चोरी हुआ, उसके लिए क्या अंतिम सत्य निकल कर है कि चोरी करना एक गलत बात है ना, एक गलत चीज है, तो उससे उसका नुकसान हुआ। एक मिनट, ठीक है, देखो, जिसके घर में चोरी हुआ, तो उसके लिए, जिसके घर में चोरी हुआ तो उसके लिए तो क्या हुआ, चोरी करना क्या अच्छा काम है, उसके घर में तो चोरी, तो उसको नुकसान हुआ, उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो अंतिम सत्य क्या निकल के है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, खराब बात। किसके लिए, जिसके घर में चोरी हुआ, वो तो कहेगा भाई चोरी करना बहुत खराब है। लेकिन जो चोर था, जिसने चोरी किया, चोरी करके जो सामान लाया, है ना, उससे क्या, उसका रोजी रोटी चल रहा है, चोर क्या बोलेगा, मुझे इसमें सुखी मिल रहा है। अतः अंतिम सत्य क्या निकला कि चोरी करना अच्छी बात है, चोर के लिए चोरी करना अच्छी बात। और एक जिसके घर में चोरी हुआ, वो क्या हो रहा है कि चोरी करना गलत बात है, क्योंकि उसका नुकसान हो चुका था। ये बातें चोर चोरी में एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बोल रहा था सोफिस्ट, सोफिस्ट एक प्रजाति था, वो बोल रहा था जो अंदर आत्मा को सुख मिले वही तो अंतिम सत्य है। तो क्या ये अंतिम सत्य सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ये हमेशा बदलते रहता है। यहाँ क्या हो रहा है, चोरी करना अच्छी आदत नहीं है। अरे एक चोर है जो चोरी कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, चोरी करना अच्छी बात है, मुझसे ये हमारा इससे रोजी रोटी चलता है। तो इसका जो सत्य है ना, जो अंतिम निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, ये अपरिवर्तनशील है, बदल रहा है। यहाँ बोला अच्छी बात नहीं है, यहाँ बोला अच्छी बात है। तो मैंने क्या बताया था, सत्य की क्या डेफिनेशन बताया था, परिवर्तन अपरिवर्तनशील होना चाहिए, अपरिवर्तनशील मतलब बदलना नहीं चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए, जिस पर संदिग्ध ना किया जा सके, असंदिग्ध होना चाहिए, अस्थायी हो मतलब बदला ना जा सके, जो सत्य है वो सत्य है, उससे कभी बदला नहीं जा सकता, इनकार नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो बोल रहा है सत्य क्या निकल कर रहा है, चोरी करना अच्छी आदत नहीं है, अच्छा काम नहीं है। चोर बोल रहा है भाई मुझे तो मेरा रोजी रोटी चल रहा है, यही बात समझ।
तो ये सोफिस्ट का कहना था। तो सोफिस्ट का एक सिद्धांत क्या था कि किसी वस्तु का ज्ञान मानव, सोफिस्ट का कहना था, सोफिस्ट का कहना था मानव ही वस्तु के ज्ञान का मापदंडक है, मापदंड है। इसका क्या मतलब निकला? देखो मानव ही, देखो इसका मतलब क्या निकलता है, मानव ही वस्तु के ज्ञान का मापदंड है। मतलब वस्तु का क्या ज्ञान है, क्या अंतिम रूप से क्या इसका निष्कर्ष निकल कर आएगा, ये मापदंड मतलब माप करने वाला है ना, तोलने वाला, मापने वाला कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य किस तरीके से मापता है? अपने ज्ञानेंद्रियों को, मतलब ज्ञानेंद्रियों को जो सुख मिले है ना, अंदर आत्मा में सुख मिले, वही अंतिम सत्य है। यह सोफिस्ट का कहना था। लेकिन सत्य के क्या डेफिनेशन? अपरिवर्तनशील होने से आसन्न। लेकिन यहीं पर बात आता है सुकरात, यहीं पर एंट्री लेते हैं सुकरात कहते हैं कि सत्य का क्या डेफिनेशन है? बदलना नहीं चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, अस्थायी रूप से होना चाहिए। जो सोफिस्ट जो थ्योरी दे रहा है वो गलत है। तो सुकरात अपने थ्योरी दिया करते थे कि सत्य का ये डेफिनेशन होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। लेकिन जब सोफिस्ट इसके खिलाफ जाकर के जब थ्योरी देना शुरू किए तो युवा को लगना लग गया, मतलब सत्य का मतलब पता चलने लगे कि ये सत्य क्या असत्य। तो जब ये थ्योरी जब ये डिस्कशन करते थे, इनका जो प्रश्न शैली क्या था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इनका दर्शन मतलब वार्तालाप करने का क्या शैली था। तो इनका वार्तालाप करने का शैली द्वंद्वात्मक प्रश्न होता है, पर वो सवाल जवाब करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या सत्य है, इसके हम क्या काम कर सकते हैं, ये प्रश्न कर रहे कौन? सुकरात कर रहे पूरे समाज में जाकर के। और समाज में किसके बीच में जाकर के? युवाओं के बीच में जाकर के। इससे हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति वाला पेन से लिख सकते हैं, दिखावे के लिए शर्ट की जेब में पॉकेट में रख करके दिखा सकते हैं, और भी बहुत प्रकार इससे सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इससे तमाम प्रकार काम कर सकते हैं। तो जो इस तरह के वार्तालाप करते जो अंतिम निष्कर्ष कहते कब क्यों कैसे इस तरह के प्रश्न करते हैं ना, तो अंतिम जो निष्कर्ष निकल कर पाता है तो वही तो अंतिम सत्य है। तो सुकरात का जो मतलब प्रश्न जवाब करने की जो शैली था, ये ऐसा ही शैली था। प्रश्न जवाब करते थे है ना, प्रश्न जवाब करते और अंतिम निष्कर्ष पर निकल गए, वही उनका अंतिम सत्य था। तो जो थ्योरी दिया करते थे किस माध्यम से? प्रश्नोत्तर करते थे, सवाल जवाब करते वो थ्योरी दिया करते थे। और इसी बीच युवा इतने इनका फैन फॉलोइंग बढ़ने लगे कि लगभग एथेंस, सुकरात कहाँ के रहने वाले थे? एथेंस के। तो एथेंस के सारे युवा लगभग सारे युवा इनके फेवर में चले गए, इनके फैन फॉलोइंग बढ़ने लगे। इससे होने लगा सोफिस्टों की प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि सारा युवा उनके पक्ष में जाने लगा। यहाँ तक और दूसरा घटना क्या घट रहा था? एथेंस शहर में बहुत सारे देशों से युद्ध में हारता जा रहा था। एथेंस बहुत सारे युद्ध में हारता जा रहा था, और बहुत जो अन्य देश थे उन पर हावी बनते जा रहे थे। तो बहुत सारे युद्ध में हारते जा रहे थे। तो सुकरात क्या वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे, वहाँ पर शासक जो राजा था वहाँ पर सवाल उठाने लगे, इनसे शासन व्यवस्था ठीक से चल नहीं रहा, और तमाम प्रकार की कमियां निकालने लगा। अब सोचो, एक ऐसा शासक है जहाँ संविधान नाम का कोई चीज नहीं है, लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है, लोकतंत्र बोले डेमोक्रेसी, जो जनता के द्वारा ना, जो जनता सेलेक्ट करते हैं, वोट देता है और जनता के फेवर में रहता है, जहाँ सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। उस समय लोकतंत्र तो था नहीं। तो शासक के प्रति आलोचना करने लगे कौन? सुकरात, कि इनसे शासन व्यवस्था ठीक चल नहीं रहा। अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के वो कमियां निकालने लगे थे। क्यों निकालने लगे थे? क्योंकि एथेंस जो शहर था बहुत सारे है ना देशों से, बहुत सारे शहरों से वो हारता जा रहा था, युद्ध में हारता जा रहा था। तो सुकरात क्या कर रहा था? तो सोफिस्ट के खिलाफ है ना, सोफिस्ट के यहाँ शासक के भी खिलाफ हो गए और प्रशासन व्यवस्था का भी आलोचना करने लगे थे। अब देखो, अब ये शासक जो वहाँ राजा था, तो सुकरात हाईलाइट हो गया। जब सुकरात थोड़ा सा गहराई से पढ़ो, इसके बाद हम प्लेटो तो ये हाईलाइट हो गया, सुकरात हाईलाइट हो गया। तो शासक ने, वो जो वहाँ का राजा था, उसको लगने लग गया था कि कहीं सुकरात कहीं हमारे दुश्मन जो हम पे अटैक कर रहा है, कहीं उसका एजेंट तो नहीं है, यहाँ को युवाओं को भटका रहा है, सुकरात के खिलाफ जा रहा है, और जो यहाँ पर जो विचारधारा चल रहा है, जो विचारधारा चलते आ रहा है, उसके खिलाफ जाकर के अपने काल्पनिक विचारधारा को स्थापित कर रहा है। पर इसके लिए तो काल्पनिक विचारधारा होगा। राजा के लिए सुकरात की विचारधारा तो काल्पनिक ही होगी। उनकी विचार तो अपने आप को सब श्रेष्ठ ही समझता है ना। खुद को लगेगा कि सामने वाला है ना ठीक व्यक्ति नहीं है, हम ही श्रेष्ठ है, तो राजा को लगता है कि हम श्रेष्ठ है, हमारा थ्योरी बढ़िया है, और जो इसका थ्योरी है वो काल्पनिक है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो जो विचारधारा चलते आ रहा था सोफिस्टों के माध्यम से, जो सोफिस्ट लोग कह रहे थे ये इनके फेवर में थे, सोफिस्ट और शासक एक दूसरे से मिले हुए व्यक्ति थे, ये इन्हीं की प्रजा हुआ करते थे, इन्हीं के व्यक्ति हुआ करते थे। तो इनको लगा कहीं ये हमारे दुश्मन देश का एजेंट तो नहीं बन गया, यहाँ को युवाओं को भटका रहा है, क्योंकि सारे फैन फॉलोइंग युवा उसकी तरफ जा रहे थे, तो युवा को भटका रहा है, सोफिस्ट के भी खिलाफ है, प्रशासन व्यवस्था के भी खिलाफ है। तो इन्हों को लगा कि भाई ये तो ठीक काम नहीं कर रहा। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, इन्हें सजा दे दी। क्या बोला कि वही सुकरात को गिरफ्तार किया जाए, ये देश के खिलाफ जा रहा है ना, युवाओं को भड़का रहा है और अपने काल्पनिक विचारधारा को स्थापित कर रहा है, ये सत्य क्या है क्या नहीं है इसकी विचारधारा फैला रहा है ना, काल्पनिक विचारधारा को स्थापित करने में लग गया, और जो पहले से विचारधारा चले आ रहा है उसको समाप्त करना चाह रहा है। तो इस दौर में इसको गिरफ्तार किया जाता है, क्या किया जाता है? गिरफ्तार।
और गिरफ्तार करने के पश्चात इसको सुकरात को फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन जिस समाज से जिस वन आते थे वहाँ फांसी अलाउ नहीं था, तो इनको जहर का प्याला दिया गया, जहर का प्याला, और प्याला दे करके बोले प्याला दिया गया, और ये जहर पी करके ये मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन बोला जाता है जिस समय इनको जहर का प्याला दिया गया था, रात के समय था, तो उस समय बहुत सारे इन्हें बचाने के लिए गए थे। उन्हें इनका एक शिष्य प्लेटो है ना, इनका प्रिय शिष्य क्या था, सुकरात का प्रिय शिष्य, क्या नाम था, प्लेटो। इनका प्लेटो प्रिय शिष्य बहुत सारे व्यक्तियों को लेकर के, और जिस जेल में बंद किए थे है ना, जो बंद थे सुकरात, वहाँ का जेलर है ना, गार्ड में जेलर इन्हीं के फेवर में थे, सुकरात के फेवर में थे। और आकर क्या बोले कि मैंने आपका व्यवस्था कर दिया है, आपका स्थान जेल नहीं है, आपका स्थान तो मतलब महान श्रेणियों में जाना जाता है, आप हमारे गुरु है, तो आप क्या कीजिए, निकालिए किसी दूसरे देश में जाकर के अपना सेटल हो जाए, दूसरे देश में चले जाइए, दूसरे शहर में चले जाइए। ये शहर ये राज्य आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ आप लोगों आप जैसे लोगों का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, यहाँ आप एक विचारधारा कोई पसंद नहीं करना चाहता, इसलिए आप ये देश, ये शहर, एथेंस शहर छोड़ के चले जाइए। कौन था बोलने वाले व्यक्ति, ये प्लेटो था, इनका शिष्य था सुकरात। लेकिन पता है इसके बाद सुकरात ने क्या जवाब दिया, आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना, पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको डिटेल्स में देखना क्या सुकरात ने क्या जवाब दिया, आप पिछले क्लास देखते हैं। तो इसका एक थोड़ा सा है ना सार का समझ लीजिए, थोड़ा सा रिविजन पर मैंने बता दिया। रिविजन इसलिए करना पड़ता है कि इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला लिंक हो पाता है ना, लिंक अच्छे से हो पाता है। तो चलो आज का हमारे क्या टॉपिक था, प्लेटो, हेडिंग लगाओ प्लेटो, इंग्लिश में लिखो PLATO, प्लेटो। देखो प्लेटो का गुरु का क्या नाम था, प्लेटो का गुरु का क्या नाम था, सुकरात, यानी सुकरात के चेला थी ये सुकरात, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, याद रखना, सुकरात। और दूसरी बात, प्लेटो ने सुकरात के विचारों को ध्यान सुना, सुकरात के विचारों को ध्यान से सुना एवं समझा, और इसको अनुसरण किया है ना, अपने जीवन में सीखा, पालन किया। और जब ज्ञान उसे मिल गया, सुकरात से प्लेटो को जब ज्ञान मिल गया, तो प्लेटो ने क्या किया, एक एकेडमी खोला है ना, एक शिक्षा संस्थान खोला, एक इंस्टीट्यूट खोला, जिसका नाम रखा द एकेडमी। क्या नाम रखा, द एकेडमी में किसकी शिक्षा दी जाती थी, द एकेडमी में शिक्षा दी जाती थी किसी राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, है ना। प्लेटो ने सुकरात के विचारधाराओं को पढ़ा, ध्यान सुना, समझा और उनका अनुसरण किया, और एक शिक्षा संस्थान खोला, द एकेडमी, है ना, द एकेडमी खोला। और याद रखना, इसी द एकेडमी से पढ़ करके एक, हालांकि बहुत सारा स्टूडेंट निकला, लेकिन क्या देखो मैंने आपको क्या बताया, जिस तरीके से प्लेटो का प्रिय शिष्य, प्लेटो था, उनका और भी बहुत सारा शिष्य हो सकता है ना, तो प्लेटो उनका क्या था, प्रिय शिष्य। इसी प्रकार जब प्लेटो ने जब शिक्षा संस्थान खोला द एकेडमी, तो उनसे एक, है ना, इस एकेडमी से एक पढ़ करके एक स्टूडेंट निकला जो प्लेटो का प्रिय शिष्य माना जाता है, जिसका नाम था एरिस्टोटल, हिंदी में कहा जाता है अरस्तु, है ना, हिंदी में अरस्तु कहाँ से निकला था, कहाँ से पढ़कर निकला था, द एकेडमी। अरस्तु राजनीति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, क्वेश्चन आएगा, अरस्तु राजनीतिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, राजनीति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो द एकेडमी इंस्टीट्यूट से, द एकेडमी शिक्षा संस्थान से। और अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, प्लेटो, और प्लेटो का गुरु का क्या नाम था, सुकरात। आई बात समझ गए। तो अरस्तु किसका चेला था, किसका शिष्य था, प्लेटो का, है ना। अरस्तु को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। देखो इसको स्क्रीनशॉट लो, देखो प्लेटो के बारे में जानो, देखो प्लेटो को क्या विचारधारा थी। प्लेटो ने, देखो प्लेटो सुकरात का चेला था, उनसे बहुत कुछ सीखा था, राजनीति विषय के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इसीलिए प्लेटो के मन में एक कल्पना आया, तो सुकरात भी क्या चाहता था कि देश का कल्याण हो सके। वहाँ जो राजकता, जो अराजकता फिर रखी थी ना, तो सिस्टम अच्छा चल नहीं रहा था, व्यवस्था ठीक से चल नहीं रहा था, प्रशासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा था। वहाँ जो सोफिस्ट लोग गलत तरीके से ज्ञान दे रहे थे, ताकि उन्हें लगा कि समाज का कल्याण हो, समाज में अच्छा ज्ञान फैले, है ना, वहाँ का व्यवस्था प्रशासन में अच्छे तरीके से काम कर सके। तो सुकरात ने ऐसा पहल किया, ऐसा विचारधारा लाया। तो जब प्लेटो को पढ़ोगे तो ऐसा पता चलेगा कि जो सुकरात की जो विचारधारा थी, लगभग विचारधारा प्लेटो में मिलते हैं, है ना। जैसे आप प्लेटो को पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि सुकरात की विचारधारा प्लेटो के पास है, वही विचारधारा को फॉलो कर रहा है जो सुकरात बोलता है। क्यों ना करे, क्योंकि प्लेटो खुद किसका स्टूडेंट था, सुकरात का स्टूडेंट था। किसका स्टूडेंट था, सुकरात का। तो सुकरात के विचारधारा को
है ना। जब प्लेटो पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा प्लेटो के विचारधारा में किसके विचारधारा मिलते थे, सुकरात के विचारधारा मिलते थे। नोट करके लिख लो, प्लेटो के विचारधारा में सुकरात के विचारधारा मिलते थे। वो इसलिए क्योंकि सुकरात के तो स्टूडेंट था, सुकरात का तो शिष्य था प्लेटो। आई बात समझिए। तो प्लेटो का क्या विचारधारा था, प्लेटो का क्या विचारधारा था, प्लेटो का विचारधारा था कि आदर्श राज्य का स्थापना है, आदर्श राज्य का स्थापना करना है। क्या धारा था, आदर्श राज्य का स्थापना करना, आदर्श राज्य का स्थापना करना, आदर्श राज्य का स्थापना करना। प्लेटो का विचारधारा क्या था, आदर्श राज्य का स्थापना करना। अब ये आदर्श राज्य क्या है, तो हेडिंग लगा आदर्श राज्य। ये आदर्श राज्य क्या था, आदर्श राज्य क्या था, हेडिंग लगा आदर्श राज्य। हल्का से मैं बताऊंगा क्योंकि हम लोगों को फिलोसफी नहीं पढ़नी, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी, हल्का से मैं बताऊंगा। तो आदर्श राज्य क्या था, देखो आदर्श राज्य इसे जानने से पहले देखो सुकरात क्या चाहता था कि सुकरात वहाँ जो राज्य व्यवस्था है, वहाँ जो व्यवस्था जो चल रहा है वो व्यवस्था सुधर जाए, है। जिस प्रकार से एथेंस, है ना, अन्य देशों से, अन्य शहरों से हारता जा रहा था युद्धों में, वो किस प्रकार हारता जा रहा था कि वहाँ का व्यवस्था ठीक से चल नहीं रहा था। तो सुकरात चाहते थे कि वहाँ का व्यवस्था सुधरे, है ना, वहाँ का व्यवस्था सुधरे, जो वहाँ की व्यवस्था सुधरे। सुकरात चाहते थे कि वहाँ की प्रशासन व्यवस्था सुधरे, और जो वहाँ जो सोफिस्ट जो गलत तरीके से ज्ञान दे रहे थे वो सिस्टम सुधरे। सुकरात ये चाहते थे। तो अंततः बोला जाए वो राज्य की स्थापना करना चाहते थे। सुकरात एक अच्छे राज्य की स्थापना करना चाहते थे, एक अच्छे व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। तो प्लेटो क्या कर रहा है, आदर्श राज्य, आदर्श अच्छे राज्य की स्थापना करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं विचारधारा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। सुकरात क्या चाहते थे कि वहाँ प्रशासन व्यवस्था ठीक से काम नहीं, आलोचना कर रहा था। क्यों आलोचना कर रहा था सुकरात, क्योंकि उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं काम कर रहा था, प्रशासन व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रहा था, तभी तो अन्य देशों से हारता जा रहा था युद्धों में। तो प्लेटो भी चाहते थे कि आदर्श राज्य की स्थापना हो। आदर्श राज्य में क्या था, जो भी शासक या राजा बने, वो अच्छा दिखना, है ना, दिखने में अच्छा हो। इसका क्या मतलब दिखने में लंबा हो, गोरा हो, हटा कटा हो, जवान हो, इस तरीके से दिखने में अच्छा व्यक्ति हो। और राजनीति का अच्छा ज्ञान हो, इसके अलावा प्रजा के भलाई, प्रजा के बारे में अच्छा सोचे, तो दिखने में अच्छा हो, मतलब गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए, गोरा भी होना चाहिए, और अच्छा बलवान भी होना चाहिए, और राजनीति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, प्रजा के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा ज्ञान, मतलब कि तमाम प्रकार की जितनी भी अच्छाई हो वो कल्पना कर रहा है कि जो राजा बनेगा वो तमाम प्रकार की उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या ऐसी क्वालिटी रहेगा, क्या वो सोचेगा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या जिस व्यक्ति के पास तमाम प्रकार की क्वालिटी होगा क्या वो राजनीति में आना पसंद करेगा या शासक बनना पसंद करेगा? आज की डेट में वर्तमान समय मानो ये तमाम प्रकार की चीजें क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होगा, दिखने में अच्छा होगा, लंबा हट्टा कट्टा होगा, गोरा चिट्टा होगा देखने में, राजनीति का अच्छा ज्ञान होगा, विज्ञान का अच्छा ज्ञान होगा, और प्रजा के बारे में तो तमाम प्रकार की क्वालिटी होगा, क्या लगता है वो राजनीति में आना पसंद करेगा या केवल राजनीति में ही आएगा? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, नहीं ना? तो ये संभव हो पाएगा या नहीं हो, ये आप कल्पना ही कर सकते हो। तो आदर्श राज्य का मतलब यही था कि अच्छा राजा बने, दिखने में अच्छा हो, राजनीतिक ज्ञान का अच्छा हो। अगर राजनीतिक ज्ञान का अच्छा जानकारी है, प्रजा के बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं है, तो वो राजा नहीं है। क्या है? राजा नहीं है। ये किसका कहना था? प्लेटो का कहना था। आदर्श राज्य जो बता रहा है, अगर दिखने में अच्छा है, प्रजा के बारे में अच्छा सोचा है, राजनीति का ज्ञान नहीं है, तो वो प्रजा नहीं बन सकता। और भी तमाम प्रकार के वो सोचने, मतलब अपनी मन में जितने विचार आया उसमें कि राजा में ये होना चाहिए, वो तमाम प्रकार की कल्पना, मतलब काल्पनिक, है ना, विचारधारा उसने सोच लिया था कि आदर्श राज्य में ये तमाम प्रकार की चीजें होनी चाहिए, तभी वो राजा बनेगा, तभी वो शासक बनेगा। तो आदर्श राज्य से संबंधित उसने 3 पुस्तकें लिखी। कितनी लिखी? 3 पुस्तकें लिखी, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसका पहला नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक आप हिंदी में लिख लो, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ द रिपब्लिक। उसके बाद लिखा द स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट। तीसरा नंबर लिखा द लॉज, द लॉ। 3 पुस्तक लिखी, है ना। तो देखो तीनों में किसका वर्णन था? आदर्श राज वर्णन था, तीनों पुस्तक, तीनों में आदर्श राज से संबंधित वर्णन था। तो पहला द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक को कब लिखा?
जब वो जवान था ना, जब उसको जवानी जब चल रही थी ना, तब द रिपब्लिक लिखा था। कब लिखा था? जब वो जवान व्यक्ति, मतलब कौन? प्लेटो। जब प्लेटो जवान था तब लिखा द रिपब्लिक, तभी लिखा था द रिपब्लिक। कब लिखा था? जब वो जवान था, है ना, जब जवान था। तो जवानी में आप बहुत सारी कल्पना करते हो, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मतलब जब उम्र ढलता है तब समझ में आता है कि नहीं यार ये सिर्फ काल्पनिक की चीजें हो सकती है, ये कल्पना ही मात्र हो सकती है, एक्चुअल लाइफ में नहीं हो सकता। तो जब ये जवान था कि तमाम प्रकार की काल्पनिक घटनाएं को, काल्पनिक विचारधारा को उसने सोच लिया, तमाम प्रकार के काल्पनिक विचार को सोच लिया और आदर्श राज में बोलने लगे आदर्श राज में ये चीज होनी चाहिए। तो द रिपब्लिक में ये सब तमाम प्रकार की चीजें, जितना भी आपको मैंने बताया कि आदर्श राज्य में ये चीज होनी चाहिए, तमाम प्रकार की चीजों को द रिपब्लिक में लिख दिया। द रिपब्लिक में क्या चीज बनना कि एक राज्य का, एक देश का शासक कैसे बनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कौन होना चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ये अपने जवानी में लिखा। लेकिन जब द स्टेटमेंट्स में जब बारी आई, है ना, जब ये बुक लिखा था, तो तब ये जवान से थोड़ा सा, है ना, बोल सकते हैं जवान से वो ऊपर आ चुका था। हाँ, जब ये द स्टेटमेंट्स जब बुक लिखा था तो ये जवानी से ढल चुका था। तो जब ये बुक लिखा तो इसमें ये वर्णन किया कि द रिपब्लिक है ना, इसके साथ जब ये बुक लिख रहा था तो इसके साथ तमाम प्रकार की घटना घट चुकी थी। वो जब ऐसा राजा ढूंढने लग गया था, और जब एक घटना घटी थी कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ा, मतलब किसी देश से एक व्यक्ति को खरीद कर लाया। पहले तो व्यक्ति को खरीदा जाता था, आपको पता ही है, व्यक्ति को खरीदा जाता था, और किसने खरीदा था? अपने नौकर चाकर के लिए, नौकरशाही के लिए खरीदा जाता था। तो एक व्यक्ति को खरीद कर लाया, कैसे व्यक्ति को? जो गोरा दिखने में, लंबा हट्टा कट्टा, ऐसे व्यक्ति को खरीद कर लाया। तो ऐसे व्यक्ति को बाजार से खरीद कर लाता है, व्यक्ति को खरीद कर लाता है, और उसी ये उम्मीद लगाता है कि मैं तुम्हें 35 वर्ष तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, राजनीतिक विज्ञान का मतलब जानकारी दूंगा, पढ़ाऊंगा, नॉलेज दूंगा। उसके बाद तुम्हें तमाम प्रकार की चीजें में ज्ञान देने के बाद शासक बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा। अब तुम यहाँ की प्रजाओं को समझोगे, यहाँ के भलाई के लिए नई नई व्यवस्थाओं को बनाओगे और देश को चलाओगे। हम सब प्रजा आपको राजा मान करके, आपको शासक मान करके हम, हाँ, देश चलने के लिए आपको आज्ञा देंगे, तो आप एक शासक बनोगे। तो जैसे ही उस व्यक्ति को ऐसा लगा तो बड़ा मुश्किल से मतलब कि हम उनको व्यक्ति, देखो जो व्यक्ति को खरीद कर लाया था, और उस व्यक्ति के जितने भी मेंबर, जितने भी समूह थे, जितने भी मेंबर उसके समूह थे, तो सारे व्यक्तियों ने इसको द प्लेटो को मारने के लिए दौड़े, है ना। ये क्या बना रहा है, क्या चीज बता रहा है, एक व्यक्ति को 35 वर्ष तक पढ़ाएगा, बताओ 35 वर्ष तक उसको पढ़ाएगा, तब वो राजा शासक बनने के लिए योग होगा। ऐसे काम पढ़ाई कर रहा था और प्लेटो कर रहा था। तो बड़ा मुश्किल से वहां से भागा प्लेटो, है ना, बड़ा मुश्किल से भागा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लग गया था। मैंने क्या बताया आपको, द स्टेटमेंट्स जब बुक लिख रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसे घटना घट चुका था, ऐसा लगने लग गया था कि ये आदर्श राज का वर्णन नहीं है, धरातल पे उतारा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति दिखने में अच्छा आटा काटा लगता हो, है ना, दिखने में सुंदर गोरा हो, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अब सारी क्वालिटी किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता, पता है। जैसे कि एग्जाम्पल देने से कोई फायदा नहीं है, एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी क्वालिटी देख पाना ये संभव नहीं हो पाया। किस बुक में पता चला? द स्टेटमेंट। तो मैंने क्या बताया आपको, बहुत सारे ऐसे घटना घट चुके थे। आदर्श राज ऐसा लगने लग गया था, इस बुक जब ये बुक लिख रहा था ऐसा लगने लग गया था कि आदर्श राज जो हमने कल्पना करी वो संभव नहीं, वो धरातल पर उतार नहीं जा सकता। लेकिन जब ये जवानी फूट रही थी, जब ये जवानी मतलब जवान अवस्था में था, युवा अवस्था में था, तो ऐसा कल्पना कर लिया था कि आदर्श राज में ये तमाम प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, एक शासक के अंदर, तभी मुझसे शासक बनेंगे। लेकिन जब स्टेटमेंट्स लिख रहा था तो बहुत सारे संशोधन करने पड़े, बहुत सारे विचारधारा को बदलाव करने पड़े। लेकिन जब द लॉज लिख रहा था तो पूरा खिलाफ था, आदर्श राज से संबंधित पूरा खिलाफ था। जो आदर्श राज इसने जो बना रखा था कि ऐसा सा विचारधारा उसने जो बना रखा था कि ऐसा सा क्वालिटी होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, तो द लॉज में पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया था, पूरा सिस्टम ही हिला दिया था। जब ये द लॉज, जब इसने पुस्तक को लिखा, है ना, जब ये पुस्तक लिखा तो पूरा तरीके से देखा गया, कौन तरीके से आदर्श राज के विरुद्ध, कौन तरीके से आदर्श राज जब ये द लॉज पुस्तक लिख रहा था तो इसमें पता चला कि जो आदर्श राज जो उसने विचारधारा बना रखा है ना, इसने काफी हद तक इसने अपने विचारधारा को बदलाव कर लिया था ना, बदल दिया था विचारधारा को। तो जब द लॉज लिखा तो पता चला जो उसने जो सोचा था, जब जिस समय वो जवान युवा अवस्था में था, तो जो लिखा आदर्श राज के जो डेफिनेशन दिया द लॉज में पूरा तरीके से मिला नहीं। तो ये नोट करके लिख लेना, इसने 3 पुस्तक लिखा, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट्स, द लॉज। इसमें से ये जो पुस्तक जो मैंने बताया द रिपब्लिक, ये इसको ट्रिपल स्टार लगा पूछेगा तो शायद ये। चलो अब आते हैं अरस्तु पे। मैंने क्या बताया, प्लेटो का फेवरेट स्टूडेंट है ना, प्रिय स्टूडेंट, प्रिय शिष्य कौन था? अरस्तु। प्लेटो का ये स्टूडेंट था अरस्तु। अब हेडिंग लगा अरस्तु। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु के एक गुरु का नाम, गुरु कौन था? प्लेटो।
ये इंस्टीट्यूट से निकला था, ये शिक्षा संस्थान से निकला था, शिक्षा संस्थान से निकला था। मतलब कहाँ पढ़ा था ये, संस्थान से निकला, द अकेडमी, द अकेडमी से निकला। ये द अकेडमी में किस चीज़ की नॉलेज लिया, किस चीज़ की शिक्षा लिया, तो राजनीति का शिक्षा लिया, राजनीति का शिक्षा लिया। किससे, द अकेडमी से राजनीतिक शिक्षा लिया, है ना। और अरस्तु ने तो सुकरात का स्टूडेंट प्लेटो का स्टूडेंट कौन, अरस्तु ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए, राज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो राज्य से संबंधित, है ना, राज बोले तो देश, तो राज्य से संबंधित ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत दिए। और ये सभी सिद्धांत प्रसिद्ध होने लगे, फेमस होने लगे, है ना। सभी सिद्धांत प्रसिद्ध होने लगे। और जब ऐसे लगने लगा ना, जो मेरे सिद्धांत जो बताए लोगों को पसंद आता है ना, लोग इसे पसंद करते, ऐसा सिद्धांत इन्होंने ऐसा दिया। और पूरे विश्व भर में इनका संविधान, किसका संविधान, अरस्तु का सिद्धांत। कौन सा संविधान, राजनीतिक सिद्धांत। और ये राजनीतिक सिद्धांत किससे संबंधित था, ये राज्य से संबंधित जितने भी राजनीतिक सिद्धांत दिए, ये पूरे विश्व भर में फैलने लगे। और लास्ट में इन्हीं सभी सिद्धांतों को अरस्तु ने क्या किया, लास्ट में राज्य के सभी सिद्धांतों को एक बुक में नोट कर दिया, यानी एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है द पॉलिटिक्स। एक किताब लिखा, है ना, एक पुस्तक लिखा, किसने, अरस्तु ने लिखा। और द पॉलिटिक्स में किस चीज का वर्णन था, राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन था, है ना, राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन था। तो फिर से अरस्तु के गुरु क्या नाम था, प्लेटो। शिक्षा संस्थान द अकेडमी से पढ़ा था। और किस चीज का नॉलेज लिया था, राजनीति का नॉलेज लिया था, राजनीति का शिक्षा ग्रहण किया था। और जब अरस्तु ने पढ़ाई, जब इंस्टीट्यूट से निकला, द अकेडमी से पढ़ के निकला, तो राज्य से संबंध ऐसा सिद्धांत देने लगा, लोगों को लगने लग गया, तो ये तो जो सिद्धांत दे रहा है वो वाकई में बहुत अच्छा सिद्धांत दे रहा है। और धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगा। इसका सिद्धांत, अरस्तु का सिद्धांत, राजनीति से संबंधित पूरे विश्व भर में सिद्धांत फेमस होने लगा। और इन्हीं सभी सिद्धांतों को द पॉलिटिक्स पे लिखा, है ना, एक पुस्तक में लिखा, जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। और ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक कौन सा पुस्तक, द पॉलिटिक्स। ये पुस्तक पूरे विश्व भर में फेमस हुआ। और जैसे ही फेमस हुआ तो बोला गया कि भाई जो अरस्तु है वही तो राजनीतिक विज्ञान का जनक है, राजनीतिक विज्ञान का जनक है। किस वजह से यह जनक बना, राजनीतिक विज्ञान का जनक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है फादर है। किस वजह से, द पॉलिटिक्स जो बुक लिखा था, द पॉलिटिक्स बुक लिखा। इसमें लिखे सिद्धांत पूरे विश्व भर में फेमस हुआ, विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मेरा हैंडराइटिंग को नोट करो। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक माना गया, इसलिए जितने भी सिद्धांत दिए, जितने भी उसने थ्योरी दिया, जितने भी सिद्धांत दिया, वो पहले क्या हुआ, फेमस हुआ, है ना, प्रसिद्ध हुआ। और सारे प्रसिद्ध सिद्धांतों को जो उसको लगा कि ये सिद्धांत अच्छा है, ये थ्योरी अच्छा है, तो इसने क्या किया, द पॉलिटिक्स एक बुक में लिखा। और बुक में लिखते ही वो बुक इतने तेजी से फेमस हुआ, इतने तेजी से प्रसिद्ध हुआ। और इसमें जो लिखा जो संविधान था, इसमें जो लिखा सिद्धांत था, वो सिद्धांत इतना तेजी से फेमस हुआ कि लोग इन्हें क्या कह दिया, राजनीतिक विज्ञान का जनक कह दिया। राजनीतिक विज्ञान का जनक कह दिया। यही तो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना। द पॉलिटिक्स जैसे ही बुक लिखा, और ये बुक इतना फेमस हुआ कि अरस्तु को एक टाइटल मिल गया, एक जनक का टाइटल मिल गया, दिस इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकल सकता है, द पॉलिटिक्स बुक, है ना, जैसे ही इन्होंने लिखा और ये विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ। और इसी की वजह से अरस्तु को एक टाइटल मिला, जनक का टाइटल मिला, एक फादर का टाइटल मिला, जिन्हें कहा गया, अरस्तु को कहा गया राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा गया, है ना, फादर कहा गया। तो आई बात समझ में। और अरस्तु का एक चेला निकल सकता है, है ना, एक शिष्य निकल सकता है, जिसका नाम था सिकंदर को ही बोला जाता है महान सिकंदर। महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व को जीता था। भारत छोड़ करके, जैसे भारत प्रवेश किया था तो उसमें चाणक्य मौर्य वंश के जो चल रहा था, जैसे ही भारत में प्रवेश किया था तो भारत में प्रवेश करते ही चाणक्य ने मार के भगा दिया था। भारत को जीत नहीं पाया था, इसकी हार हुई थी। भारत में इसकी हार हुई थी। तो आई बात सिकंदर को महान की किसके कहा गया, इसने पूरे विश्व को जीता। सोचो, जिसका गुरु, सिकंदर का गुरु क्या नाम था, अरस्तु का गुरु क्या नाम था, प्लेटो का गुरु क्या नाम था, सुकरात। सोचो, जिसका गुरु
पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का जनक है ना, जिसका गुरु राजनीतिक विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है ना, राज्यों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, किससे राज चलाया जाता है, किस तरीके से राष्ट्र चलता है, किस तरीके से देश चलता है, तमाम प्रकार की चीजों का इसे जनक माना जाता है। और सोचो इससे कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, कोई चेला निकलेगा है ना, इसका कोई शिष्य बनेगा, तो सोचो वो कितना महान बनेगा। तो सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो महान व्यक्ति है ना, पूरे विश्व को जीता और इसे टाइटल देना महान सिकंदर। और भारत में हालांकि इसका हाल बहुत पता ही है। तो चलो हम लोग का जो टॉपिक जो चल रहा था, हम लोग का जो चल रहा था राजनीतिक विचार। पहले विचार हम लोगों ने पढ़ा, विचार है ना, विचार। अब जो विचार हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने जो विचार पढ़ा है ना, अब विचार किसी व्यक्ति के मन में आता है तो उससे बोला जाता है राजनीतिक विचार। विचार आया विचारक के मन में है ना, जिसे बोल दिया जाता है दार्शनिक, थिंकर बोलो, राजनीतिक विचार, इंग्लिश में आता है पॉलिटिकल थिंकर, THINK, राजनीतिक विचार। और इन्हीं विचारकों ने, सभी विचारकों ने मिलकर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सभी मिलकर के एक सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत नहीं, राजनीतिक सिद्धांत दिया, मैंने आपको ये पढ़ा है सिद्धांत दिया। यही सिद्धांत आगे चल कर डेवलप होकर राजनीतिक विज्ञान में। और विज्ञान मैंने क्या बताया, विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, एक राज्य दूसरे राज्य के सापेक्ष में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्योंकि किसी खास राज्य, किसी खास देश के बारे में संविधान को पढ़ोगे तो सब रहता है राज्य व्यवस्था। तो कल हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। तो स्क्रीनशॉट लो, देखो मैंने आपको बताया, मैंने अभी तक क्या बताया था आपको कि पूरे विश्व भर में है ना, कि राजनीतिक सिद्धांतों का है ना, राजनीतिक विचारकों के माध्यम से सिद्धांतों का कैसे जन्म हुआ, मैंने विश्व भर में बताया है ना, विश्व में। ये सुकरात, ये जो मैंने आपको पढ़ा कहाँ रहने वाला था, ग्रीक देश में एथेंस में, कहाँ आता है, यूनान में आता है। तो ये बातें चल रही थी यूनान में, लेकिन हम लोग किसके संविधान पढ़ेंगे, किसके राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, भारत का। अब हम पढ़ेंगे भारत में अब पढ़ना क्या है, संविधान पढ़ना। तो भारत में संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे भारत में संविधान आया, कैसे इसका आगमन हुआ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत में, इसका लिख दो भारतीय, तो अच्छा लगेगा, भारतीय संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कौन सी भूमि पढ़ना हमें, है ना, कैसा पृष्ठभूमि पढ़ना, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि का इंग्लिश होता है बैकग्राउंड। क्या होता है, बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि का होता है बैकग्राउंड। तो हमें किसका बैकग्राउंड पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का बैकग्राउंड पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान का बैकग्राउंड पढ़ना है, हिस्टोरिकल, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ना है, हिस्टोरिकल है ना, ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ना है। लेकिन ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ने से पहले कुछ ऐसा शब्दावली रहेगा, शब्दावली बोले तो सब कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जो संविधान में आएंगे, आपको समझ में नहीं पता चलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, संविधान में कुछ ऐसे शब्द आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे, जो शब्द आते हैं, जो कठिन शब्द आएंगे, पहले उस शब्द को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में किस प्रकार संविधान का आगमन हुआ, कैसे, इसका इतिहास क्या रहा, आखिर कैसे भारत में संविधान आया, इसका इतिहास क्या रहा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ से हमारा संविधान स्टार्ट होगा, भारतीय संवैधानिक विकास यात्रा, भारतीय संविधान का विकास यात्रा, संवैधानिक विकास यात्रा, संवैधानिक विकास यात्रा। देखो पहला हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहला हम क्या पढ़ेंगे, एक सेकंड में देखो, भारतीय संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतिहास का पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। और सेकंड नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का विकास यात्रा। तो संविधान तो आ गया, पहले हम लोगों ने पढ़े कैसे संविधान भारत में आया, हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका क्या बैकग्राउंड हम लोगों ने जान लिया, लेकिन कैसे विकास हुआ,
संविधान का कैसे कैसे विकास हुआ, है ना। तो हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, ये सेकंड में पढ़ेंगे, पहला ये। लेकिन ये दोनों पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शब्दावली, है ना। राज्य व्यवस्था से संबंधित शब्दावली, राज्य व्यवस्था से संबंधित शब्दावली, है ना। तो इस शब्दावली को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। और याद रखना जो एम लक्ष्मीकांत बुक है, एम लक्ष्मीकांत, है ना, जो यूपीएससी बीपीएससी जो बड़े लेवल की तैयारी करता है, पॉलिटी का ग्रंथ माना जाता है। बाइबल समझ लो, कुरान समझ लो या गीता समझ लो, जो समझना समझ जाओ, पॉलिटी को यह माना जाता है। पर पहला अध्याय पलटोगे तो यही आपको मिलेगा भारतीय संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा नंबर मिलेगा भारतीय संवैधानिक विकास। हर किसी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास आता है, दोनों कंबाइन कर दिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास आता है। तो एम लक्ष्मीकांत का यहाँ से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक, अब ये जान लो कि भारत में संविधान का आगमन हुआ, ये तो आपको पता चल जाएगा, है ना, लक्ष्मीकांत के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कैसा इसका उत्पत्ति हुआ, कैसे कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, कैसे मतलब किस व्यक्ति के मन में विचार आया। तो मैंने क्या होता है, यूनान, है ना, यूनान के ग्रीक देश एथेंस शहर में विचार आया, पूरे विश्व में विचार आया, है ना, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विचार आया। और विचार किसके मन में आता है, सजीव के मन में आता है, निर्जीव के मन में नहीं आता। तो व्यक्ति कौन था, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सिकंदर को भूल मैंने सिकंदर इसलिए बताया कि अरस्तु का चेला था, और सिकंदर बताइए आपको। तो 3 मैंने विचार को आपको पढ़ाया, इसीलिए जानो पूरे विश्व में कैसे राजनीतिक सिद्धांतों का उद्गम हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ, है ना, कैसे उसका उद्गम हुआ, कैसे इसका निष्कर्ष निकला सिद्धांतों का, कैसे राजनीतिक विज्ञान का सिद्धांतों का निष्कर्ष निकला। और लास्ट में आकर के पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास, और लास्ट में पढ़ेंगे विकास। इसके बाद पढ़ेंगे इतिहास, जब इतिहास पता चल जाएगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाएगा, तब पढ़ेंगे इसका विकास। लेकिन कल हम पढ़ने वाले शब्दावली, तो लगभग 5 दिन क्लासेस, 5 दिन या 6 दिन, लगभग 1 सप्ताह, एक वीक क्लासेस, 1 सप्ताह क्लासेस चलेगा ये शब्दावली। पर जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं तो हम पढ़ेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।